मेरे पति आदित्य के अंतिम संस्कार के सिर्फ 5 दिन बाद मैं अपनी बहन कशिश के बेटे लक्ष्य के पहले जन्मदिन पर गई। मन नहीं था, पर मेरी माँ ने कहा, परिवार है, जाना चाहिए। लखनऊ के इंदिरा नगर वाली छोटी सी किराए की कोठी में नीले पीले गुब्बारे टंगे थे। केक मेज पर रखा था और आंगन में प्लास्टिक की कुर्सियां। मैं चुपचाप एक कोने में बैठी रही। तभी कशिश ने स्टील के चम्मच से गिलास बजाया और बोली, सब लोग ध्यान दें, मुझे एक बात बतानी है। लक्ष्य आदित्य का बेटा है, इसलिए आधा हिस्सा बृंदा के घर पर मेरा होगा। आदित्य ने अपनी वसीयत में लिखा है। उसकी उंगलियों में एक मोड़ा हुआ कागज था। मेरी मां की सांस अटक गई। पिताजी कुर्सी से आधे उठे। रिश्तेदारों में धीमा सा शोर होने लगा और सबकी नजरें मेरी तरफ। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, दिखाओ जरा। उसने कागज मेरी तरफ बढ़ाया। मैं इंटीरियर डिजाइन का काम करती हूं, पर आदित्य कॉर्पोरेट लॉ में थे, इसलिए घर में काफी कागज पड़े थे। भाषा पहली ही लाइन से अजीब लगी। ऐसी कानूनी हिंदी नहीं लिखी जाती। 2 गवाहों के नाम अस्पष्ट थे। तारीख में महीना शब्दों में नहीं, अंक में लिखा था, और हस्ताक्षर की आखिरी लटकी हुई रेखा वैसी नहीं थी जैसी आदित्य हमेशा करते। मैं शांत रही, कागज वापस किया और सिर्फ इतना कहा, यह लक्ष्य का दिन है, बात हम कल करेंगे। फिर मैं बाहर निकली, कार तक पहुंची, और जैसे ही दरवाजा बंद किया, मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे कोई समझ नहीं पाता। वह हंसी नहीं थी, वह भरोसा था उन कागजों पर जो मेरे पास पहले से थे। रास्ते भर ड्राइव करते हुए मैंने अपने भीतर की कहानी खुद को सुनाई। मैं बृंदा शुक्ला, 34 साल की, 11 साल पहले आदित्य से शादी हुई थी। हमने बहुत कोशिश की, पर हमारा अपना बच्चा नहीं हुआ। आदित्य अपने काम में ईमानदार, सादे और ऐसे इंसान थे जो वेटर का नाम भी याद रखते। बहन कशिश मुझसे 4 साल छोटी, खूबसूरत, तेज तर्रार, पर हमेशा कुछ जल्दी में, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक रिश्ते से दूसरा रिश्ता, जल्दबाजी में लिए फैसले और फिर माता पिता से मदद की उम्मीद। मैं उसकी बहन हूं तो खींचातानी भी रही। आदित्य ने हमेशा कहा, परिवार है, दूरी रखकर भी अपनापन रखा जा सकता है। मुझे आदित्य की एक बात उस रात याद आई जब मैंने पहली बार कशिश को आदित्य की तरफ जरूरत से ज्यादा झुककर बात करते देखा था। उस दिन मैंने अनदेखा किया था, पर आदित्य ने कमरे में आकर धीरे से कहा था, मैं तुम्हें कोई बात छुपाकर नहीं रखूंगा। तुम्हारी बहन कभी कभी सीमा भूल जाती है, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैंने भी वही किया, चुपचाप दूरी बना दी, हर मिलना परिवार के साथ, अकेले नहीं। फिर एक समय ऐसा आया जब आदित्य को एक मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, आगे बच्चे की संभावना नहीं। ये निजी बात थी, हमने किसी से साझा नहीं की। बस अपने फैमिली डॉक्टर की रिपोर्ट, अस्पताल की डिस्चार्ज समरी और एक सील बंद लिफाफा, सब हमने अपने बैंक लॉकर में रखा। आदित्य ने अपनी वसीयत भी अपडेट की थी, कायदे से, 2 गवाह, ड्राफ्टिंग सही भाषा में और वकील की काउंटर साइन के साथ। उन्होंने एक कॉपी हमारे विश्वसनीय वकील मेहता जी को भी लॉज करवाई थी, ताकि कभी जरूरत पड़े तो अदालत में बिना समय गंवाए रिकॉर्ड से निकल आए। मैं घर पहुंची, सीधे मंदिर वाले कमरे में दिया जलाया और मन में 3 सीखें साफ लिखीं। पहली, किसी कागज में दावा हो तो उसकी जांच कागज से ही होगी, शोर से नहीं। दूसरी, फर्जी वसीयत अपराध है, इसे भावना से नहीं, धारा से देखा जाता है। तीसरी, बच्चा मासूम होता है, उसके लिए करुणा रखनी है, पर अपने हक और इज्जत की रक्षा भी करनी है। अगले दिन सुबह मैं बैंक गई, लॉकर खोला, फाइल निकाली। फाइल में आदित्य की असली वसीयत, अस्पताल की मूल रिपोर्टें, हमारी शादी के दस्तावेज, घर की रजिस्ट्री की कॉपी और कुछ प्रिंट आउट जहां कशिश की पुरानी मैसेज हिस्ट्री में आदित्य को लेकर सीमा पार करने की कोशिश का रिकॉर्ड था। आदित्य ने अपने वकील को कई साल पहले एक मेल भी किया था, इंसिडेंट रिपोर्ट की तरह, ताकि कोई कहे तो कब कहाँ क्या तारीख सहित सामने रखा जा सके। मैंने सब कागज करीने से एक फोल्डर में रखा और मेहता जी को फोन किया, शाम 5 बजे आ सकती हूँ? उधर से जवाब आया, आइए, और याद रखिए, भावुक नहीं, दस्तावेजी रहिए। शाम को मेहता जी के दफ्तर में मैं बैठी तो उन्होंने पहले चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर बोले, पहला काम, उस कागज की कॉपी चाहिए जो कल दिखाया गया था और जिसने बनाया उसका नाम। दूसरा, आपके पास जो मेडिकल सबूत हैं उनकी नोटराइज्ड कॉपी। तीसरा, घर की रजिस्ट्री, सेल डीड की सत्यापित कॉपी। चौथा,
यदि किसी बातचीत की रिकॉर्डिंग करनी हो तो सहमति लेकर कीजिए, छुपकर नहीं। और 5वां, किसी बच्चे के लिए यदि आप चाहें एस्क्रो ट्रस्ट का विकल्प, ताकि भावुकता में पैसे सीधे हाथ में न जाए पर बच्चे का इलाज पढ़ाई रुके नहीं। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने आखिर में मुस्कुराते कहा, और हाँ, कल दोपहर को अपनी बहन को बुलाइए। साफ साफ, सामने सामने, कागज पर बात। मैं आसपास ही रहूंगा, जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा। मैं घर लौटी और कशिश को मैसेज किया, कल दोपहर 2 बजे मेरे घर आओ। बातचीत रिकॉर्ड होगी, दोनों की सहमति से, और केवल कागज पर बात होगी। उसके रिप्लाई में वही पुराने तेवर थे, आ जाऊंगी, पर समय बर्बाद मत करना, वसीयत साफ है। मैंने सिर्फ ठीक है लिखा और दिया बुझाने से पहले आदित्य की फोटो से मन ही मन कहा, तुमने जो बांध कर रखा, आज वही मेरी ढाल है। अगले दिन घड़ी में 2 बजने ही वाले थे कि डोरबेल बजी। कशिश नए सूट में थी, चेहरे पर चमक और चाल में विश्वास। मैंने टेबल पर रिकॉर्डर रखकर कहा, रिकॉर्डिंग ऑन है, तुम्हारी सहमति? उसने कहा, हाँ। मैंने ऑन बटन दबाया और पहला सवाल पूछा, बताओ, कब, कहाँ, कैसे? वह मुस्कुराई। 2 साल पहले, होटल। मैं शांत रही। दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, कौन सा होटल, कौन सा कमरा, कौन सी तारीख? उसके चेहरे से रंग उतरने लगा। अभी याद नहीं, पर वसीयत है ना, वही काफी है। मैंने फोल्डर खोला। पहले पन्ने पर आदित्य की असली वसीयत की कॉपी टेबल पर रखी, फिर दूसरा पन्ना, अस्पताल की रिपोर्ट, फिर तीसरा, घर की रजिस्ट्री, और तब बिना आवाज ऊंची किए इतना कहा, कशिश, तुम्हें नहीं पता था, पर मुझे पता है, और जो मुझे पता है वह किसी भी झूठ को सेकंड में खत्म कर देगा। वह कुर्सी पर पीछे को खिसक गई। कमरे में पंखे की धीमी आवाज थी, दीवार पर घड़ी की टिक टिक, और मेरे दिल की धड़कन शांत। मैंने आखिरी पन्ना उठाया और यहीं रुकी। अगली लाइन मैंने नहीं बोली। मैंने सिर्फ कहा, अब आगे की बात बहुत जवाबदेही से होगी। तुम्हें एक मौका मिलेगा, सच के साथ, नहीं तो कानून के साथ। कशिश ने होंठ भींचे और धीरे से कहा, क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने फोल्डर बंद किया और कहा, सबूत जो तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे अगर तुम सच चुनोगी। और यहीं अध्याय खत्म। कल क्या होगा? क्या वो सच चुनेगी या झूठ के साथ गिरेगी? ये अब कागज तय करेंगे, गुस्सा नहीं। अगले दिन दोपहर हमारे सामने टेबल पर पानी के गिलास, रिकॉर्डर चालू, और कमरे में सीधी बात का माहौल। मैंने उससे कहा, पहले तुम अपनी कहानी पूरी बोलो ताकि रिकॉर्ड में रहे, फिर मैं कागज दिखाऊंगी एक एक करके। वह बोली, आदित्य और मैंने कुछ मीटिंग की थी होटल में। मैंने पूछा, कौन सा होटल? वह बोली, हजरतगंज वाला, बड़ा वाला, नाम याद नहीं। कमरे का नंबर याद नहीं। कौन सी तारीख? बोल तो रही हूँ, याद नहीं। मैंने पूछा, आदित्य कौन सी कॉफ़ी पीते थे, शुगर लेते थे, कौन सा परफ्यूम लगाते थे? तुम्हें बाएं कंधे के पास उनकी पुरानी सर्जरी का निशान दिखा था। वह गुस्से में बोली, ये सब बकवास है, मुद्दे की बात करो। वसीयत पर आधा घर लिखा है। मैंने पहला दस्तावेज आगे सरकाया। यह आदित्य की असली वसीयत है। मेहता जी ने ड्राफ्ट की, 2 गवाहों के हस्ताक्षर हैं और एक सीलबंद कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा है। इस वसीयत में घर, बैंक खाते सब मेरे नाम है, किसी और का जिक्र नहीं। वसीयत की भाषा भारतीय कानून के हिसाब से है। नोटरी की मुहर मात्र से वसीयत जैसी चीज असली नहीं बन जाती। 2 गवाह और ड्राफ्ट की भाषा बहुत जरूरी होती है। तुम जो कागज लाई थी उसमें भाषा, तारीख का लिखावट ढांचा और साइन तीनों में गड़बड़ी थी। उसके होंठ सूखने लगे। मैंने दूसरा दस्तावेज आगे रखा, अस्पताल की रिपोर्ट। 2 साल पहले आदित्य की मेडिकल प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद जैविक पितृत्व संभव नहीं था। यह रिपोर्ट ओरिजिनल है, डॉक्टर की सील के साथ, और फॉलोअप टेस्ट की तारीख भी लगी है। इसलिए लक्ष्य का जैविक पिता आदित्य नहीं हो सकता। यह कागज कहता है, मैं नहीं। कशिश की आंखें फैल गईं। वह फाइल पलटने लगी जैसे कुछ पकड़ना हो। मैंने तीसरी कॉपी आगे रखी। घर की रजिस्ट्री। सेल डीड मेरे और आदित्य के संयुक्त नाम पर हुई थी। बाद में रिलीज डीड से मेरा एकल स्वामित्व अपडेट हुआ। यह परिवर्तन रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज है। आधा घर लिख देना इतनी आसान बात नहीं। भारत में रजिस्टर्ड डीड और अदालती रिकॉर्ड सामने आते ही फर्जी वसीयत का खेल वहीं खत्म हो जाता है। और हाँ, फर्जी दस्तावेज पर दावा IPC 467, 468, 471 के तहत अपराध है। मैं अभी पुलिस नहीं बुला रही क्योंकि बच्चा मासूम है, पर यह विकल्प टेबल पर है। वह भौचक्की मुझे देखती रही। मैंने आखिरी कागज नहीं,
एक कागजों का पुलिंदा निकाला। ये पुराने मैसेज लॉग हैं, जब तुमने सीमा पार करने की कोशिशें की थीं। आदित्य ने वकील को ईमेल कर घटनाक्रम नोट कराया था, तारीख सहित। ये सब सिर्फ इसलिए रखा कि कह दिया नहीं चले। कागज बोले। कमरे में सन्नाटा था। उसने एक झटके में बोलना शुरू किया। मेरी हालत बहुत खराब है, किराया नहीं दे पा रही, बिजली के बिल लटके हैं, लक्ष्य की दवाई महंगी है, टाइलर चला गया, कोई मदद नहीं कर रहा। मैंने सोचा, आधा घर मिल जाएगा तो सेठ हो जाऊंगी, बस एक बार जिंदगी पटरी पर आ जाए। मैंने गहरी सांस ली और मुलायम पर साफ आवाज में बोली, तुमने जो किया वह अपराध है, पर बच्चा जिम्मेदारी भी है। मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, मैं सीधे पुलिस जाऊं और तुम अदालत में जवाब दो, या 2, तुम सच रिकॉर्ड पर लाओ, सार्वजनिक माफी मांगो और आगे का रास्ता कागज से तय करें, ताकि बच्चा सुरक्षित रहे और तुम्हें भी सीख मिल जाए। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं सच बोल दूं तो? मैंने कहा, तब हम लक्ष्य के लिए एक ट्रस्ट बनाएंगे, इलाज और पढ़ाई के लिए। पैसे सीधे तुम्हारे हाथ में नहीं जाएंगे, सीधे अस्पताल स्कूल को भुगतान होगा। तुम काउंसलिंग करोगी, वित्तीय और भावनात्मक। 6 महीने में एक जॉब स्थिर पकड़ोगी। मेरे और वकील के साथ एक नो क्लेम अंडरटेकिंग साइन करोगी कि आगे कभी मेरे घर संपत्ति पर दावा नहीं करोगी और फर्जी दस्तावेज नहीं बनवाओगी। अगर कभी उल्लंघन किया तो यह बातचीत, यह रिकॉर्ड, ये कागज सब अदालत में जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं माफी मांगूंगी, मैं सच बोलूंगी, पर प्लीज लक्ष्य को सजा मत दो। मैंने रिकॉर्डर की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, आज की तारीख, समय, दोनों पक्षों की सहमति, कशिश स्वीकार करती है कि उसकी वसीयत फर्जी थी। आदित्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं था और उसने अपने आर्थिक संकट के कारण यह झूठ बोला। आगे वह सार्वजनिक माफी देगी और नो क्लेम दस्तावेज साइन करेगी। बदले में लक्ष्य के लिए शिक्षा चिकित्सा ट्रस्ट बनेगा, जिसकी शर्तें कड़ाई से लागू होंगी। उसने हाँ कहा। मैंने फोन उठाया और मेहता जी को मैसेज किया, 7 बजे परिवार मीटिंग, आप पास रहें। शाम के खाने पर मैंने माँ पापा को बुलाया। कशिश भी आई। टेबल पर रिकॉर्डर रखा और शुरुआत में ही बोला, आज जो बातें होंगी रिकॉर्ड पर रहेंगी। सबकी सहमति? सबने हाँ कहा। मैंने कहा, कशिश अब तुम बोलो। उसने कांपती आवाज में शुरू किया, मैंने झूठ बोला था, लक्ष्य आदित्य का बेटा नहीं है। मैंने फर्जी वसीयत बनवाई और आधा घर मांगने की कोशिश की, मुझे माफ कीजिए। मेरी माँ की आंखें भर आईं। पिताजी ने कड़के स्वर में कहा, यह क्या किया तुमने? अपनी बहन के शोक पर चोट? कशिश ने अपना आर्थिक हाल बताया, किराए के नोटिस, बिल, बच्चे की दवा। माँ बोल पड़ी, बेटी पहले हमें बताती, हम मदद करते। पिताजी ने धीरे से कहा, मदद हाँ, पर झूठ और धोखा नहीं। परिवार का मतलब सहारा है, शॉर्टकट नहीं। मैंने शांति से ट्रस्ट की शर्तें समझाईं। पैसा सीधे अस्पताल स्कूल को जाएगा। कशिश को हर महीने जॉब प्रूफ और काउंसलिंग का सर्टिफिकेट देना होगा और वह लिखित में मानेगी कि अब से किसी भी संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेगी। अगर वह फिर से झूठ पर उतरी तो आईपीसी के तहत मामला दर्ज होगा। माँ ने राहत की सांस ली। ठीक है, कम से कम बात संभल रही है। पिताजी ने मेरी तरफ देखकर बस इतना कहा, अच्छा किया तुमने, गुस्से के बजाय कागज चुना। रात ढलने लगी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं आंगन में नीम के पेड़ तले बैठी रही। हवा ठंडी थी और मन में आदित्य की आवाज, दूरियां भी अपनापन बचाती हैं। तभी मेरा फोन बजा। मेहता जी का मैसेज, कल रजिस्ट्री ऑफिस में ट्रस्ट पेपर और नो क्लेम अंडरटेकिंग ड्राफ्ट कर देंगे। एक अनुरोध, माँ बाप से कहिए कि बेल आउट की पुरानी आदत न दोहराएं, नहीं तो सीख टूट जाएगी। मैंने ठीक है लिखा। उसी वक्त व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, वो फर्जी वसीयत मैंने डिजाइन की थी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं कशिश का दोस्त हूं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मेहता जी को फॉरवर्ड कर दिया। क्लिफहैंगर यहीं, क्या उस दोस्त की वजह से केस मुड़ेगा और क्या कशिश सच में शर्तें निभाएगी या फिर से पुरानी गलती दोहराएगी? अगले हफ्ते सुबह सुबह हम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे। भीड़, काउंटर पर टोकन और फाइलों की गंध, भारत का असली दृश्य। मेहता जी ने ट्रस्ट डीड का ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया। लक्ष्य शिशु ट्रस्ट, उद्देश्य केवल शिक्षा और चिकित्सा, भुगतान सीधे सेवा प्रदाता को, ट्रस्टी मैं और बैंक का नामित अधिकारी, लाभार्थी सिर्फ बच्चा। माँ अभिभावक के रूप में कागज जमा करेगी पर पैसे हाथ में नहीं आएंगे।
कशिश ने शर्तें पढ़ीं। हर तिमाही काउंसलिंग का सर्टिफिकेट, जॉब स्टेटस और बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट देना जरूरी। कोई उल्लंघन हुआ तो ट्रस्ट भुगतान रोक देगा और नो क्लेम अंडरटेकिंग के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई। उसने चुपचाप साइन कर दिए। दूसरी तरफ नो क्लेम अंडरटेकिंग, मैं कशिश बृंदा शुक्ला की किसी भी संपत्ति पर अब या भविष्य में किसी तरह का दावा नहीं करूंगी। मैंने जो फर्जी दस्तावेज दिखाए उसके लिए सार्वजनिक माफी देती हूं। 2 गवाहों के साइन, फोटो, आधार नंबर सब जुड़ा। बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास पुलिस जाने का विकल्प था, पर मैंने नहीं चुना, क्योंकि मेरे सामने एक बच्चा था। मैंने खुद से कहा, कठोर रहना और करुणा रखना दोनों संभव हैं, बस सीमा साफ रखनी होती है। उसी शाम परिवार की मीटिंग हुई। मेरी माँ ने आलू पूड़ी बनाई। पिताजी बरामदे की कुर्सियां निकाल लाए। मैंने साफ शब्दों में 2 बातें रखीं। एक, अब किसी इमरजेंसी ट्रांसफर या ओटीपी कॉल पर घर बैंक से कोई बदलावा नहीं होगा, सिर्फ शाखा में काउंटर पर आवेदन देकर। 2, कोई भी कागज बिना पढ़े साइन नहीं होगा। जो पढ़ ले वही साइन करेगा, जो साइन नहीं कर सकता वह घर का कागज नहीं उठाएगा। पिताजी मुस्कुराए। 50 के बाद ये सबसे बड़ी सीख है। भावना से घर चलता है, पर कागज से घर बचता है। कशिश ने धीरे से कहा, मैं हर हफ्ते काउंसलिंग जाऊंगी और अगले महीने से ऑफिस ज्वाइन करूंगी, डेंटल क्लिनिक में रिसेप्शन। मैंने ठीक है कहा, और हर महीने एक मेल ट्रस्ट को अपडेट। माँ ने मेरी तरफ देखकर पूछा, कब तक यह कढ़ाई रहेगी? मैंने कहा, जब तक आदत नहीं बन जाती। करुणा का मतलब बिना शर्त नहीं होता, शर्तें ही करुणा को टिकाती हैं। अगले हफ्ते मेहता जी ने उस डिजाइनर लड़के जिसने फर्जी वसीयत बनाई थी को नोटिस भेजा। उसने लिखित में स्वीकार किया, गलती हुई, पैसे लेकर डिजाइन किया। मेहता जी ने मुझसे पूछा, आईपीसी लगाएं? मैंने कहा, अभी नहीं। वह यदि किसी और को ऐसा ऑफर देगा तो यह लिखित स्वीकारोक्ति ही उसकी सजा बन जाएगी, पर अगर दोबारा किया तो केस दर्ज। यह दया के साथ सीमा का दूसरा चेहरा था। समय बीतने लगा। 2 महीने में कशिश ने नौकरी पकड़ ली। सुबह 10 से शाम 6, छुट्टी रविवार। तीसरे महीने तक उसने काउंसलिंग की 6 बैठकों की रसीदें मेल कीं। चौथे महीने मेरी माँ ने चाय पर कहा, कशिश अब पहले जैसी उतावली नहीं लगती। मैं मुस्कुराई, क्योंकि रास्ते तय हैं। जब कदम भटकते हैं तब रास्ता लिख कर देना पड़ता है। इसी बीच मैंने अपने और आदित्य के नाम पर एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू किया, आदित्य शुक्ला मेमोरियल, कानूनी पढ़ाई करने वाले गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। आदित्य हमेशा कहते थे, कानून डराने की चीज नहीं, बचाने की चीज है। ये काम उसी बात को सच करता था। लक्ष्य की तबीयत भी बेहतर होने लगी, दवा समय पर, जांच समय पर। ट्रस्ट से सीधे अस्पताल को भुगतान चलता रहा। महीने के अंत में रिपोर्ट आती, मैं ओके कर देती। इस बीच एक और जरूरी काम हुआ। मैंने अपनी नई वसीयत अपडेट की। मेहता जी ने किरदार क्लॉज जोड़ने को कहा, जो परिवार का सदस्य घर के नियम, आदर और ईमानदारी निभाएगा उसी को हिस्से का अधिकार, खून से नहीं किरदार से हक। मैंने यह शर्त लिखवा दी, जो फर्जी दावा करेगा या दबाव डालेगा वह खुद को स्वतः वंचित घोषित करेगा। ये सख्त नहीं, साफ था, और साफ नियम ही रिश्तों की असली डाल होते हैं। 6 महीने बाद मैंने कशिश से कहा, अब तुम्हें मेरी नहीं, आदत की जरूरत है। नौकरी, काउंसलिंग, बच्चा, ये 3 खूंटे हैं, इन्हें पकड़कर चलो। वह बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, माफ करना घटना नहीं, प्रक्रिया है। तुम चलती रहो, मुझे रास्ते में मिलती जाऊंगी। मेरी माँ पिता भी बदले। माँ अब झटपट मदद की जगह सुनियोजित मदद करती। दवा चाहिए, बिल भेजो, हम सीधे फार्मेसी में भरवा देंगे। पिताजी हर रविवार लक्ष्य को पार्क ले जाते, ताकि कशिश शांतिपूर्वक सप्ताह की तैयारी कर सके। परिवार एक नए ढंग से जुड़ रहा था, जहां करुणा थी, पर सीमा भी। 1 साल पूरा होते होते मेरे घर के बाहर अमलतास फिर पीले हो गए। मैंने आदित्य की फोटो के सामने दिया जलाया और मन में 5 साफ सीखें पढ़ीं। पहली, हर बड़े संपत्ति कागज की एक सत्यापित कॉपी रजिस्ट्रार वकील के पास लॉज करके रखें, सिर्फ घर की अलमारी नहीं। दूसरी, वसीयत में 2 स्वतंत्र गवाह, तारीख का स्पष्ट लिखावट और भाषा का सही ढांचा, ये 3 चीजें ही असली ढाल हैं। तीसरी, पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कभी देनी भी पड़े तो सीमित और समयबद्ध, खाली चेक मत बनाइए। चौथी, किसी भी दावे की बातचीत फोन व्हाट्सएप की बजाय लिखित नोटिस मेल पर लाइए, ताकि रिकॉर्ड बने।
5वीं, करुणा को ट्रस्ट एस्क्रो के रास्ते दीजिए, सीधे हाथ में नहीं, ताकि बच्चा सुरक्षित रहे और निर्भरता नहीं बने। उसी शाम कशिश आई, लक्ष्य हाथ में गुब्बारा लिए, और बोली, दीदी, मैंने आज अपने आप को एक चिट्ठी लिखी कि मैं अब किसी शॉर्टकट से नहीं चलूंगी, बस इतना कहने आई थी। मैंने उसके सिर पर हल्का हाथ रखा और कहा, सीढ़ियां हर घर में होती हैं, शॉर्टकट हर घर को तोड़ता है। तुम अब सीढ़ियों से चल रही हो, चलते रहना। रात को बरामदे में बैठकर मैंने एक आखिरी बात खुद से कही, हमारे समाज में 50 के बाद सबसे बड़ी सूझ यह है, दिल में प्यार रखो पर कागज हाथ में रखो। रिश्ते दिल से बनते हैं पर संकट में कागज बचाता है। हवा में नीम की खुशबू थी और मन में आदित्य की वह स्थिर मुस्कान, जिसने गुस्सा नहीं दस्तावेज सिखाए। कहानी यहीं पूरी होती है, बदला नहीं, व्यवस्था जीतती है, और यही व्यवस्था परिवार को टूटने से बचाती है।